RS, और वो भी किस में, सिंपल लाइन में। अच्छा याद आ गया, ठीक है। अपना टॉपिक चल रहा है कौन से नंबर पर, ऑप्टिकल के बेसिक टॉपिक में 5th नंबर पर। फर्स्ट कायरल सेंटर, सेकंड बोलना चाहिए ना आपको, ठीक है ना। क्या नोट्स में कौन सी चीज कहाँ किस सीक्वेंस में लिखी है ये भी पूरा पता होना चाहिए भाई लोग, तभी जाकर के वो सब्जेक्ट फील होता है, इजी लगता है। टक टक बोलते जाओ। फर्स्ट कायरल सेंटर किया था, सेकंड स्टीरियो सेंटर किया था, थर्ड स्टीरियो आइसोमर किया था, और उसके बाद में बहुत बेसिक सा टॉपिक था फोर्थ की कायरल सेंटर को आप 2D में और 3D में कैसे कैसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और आपके सामने चाहे 2D में है चाहे 3D में है, जो प्रोजेक्टेड या गिवन कायरल सेंटर है उसका कॉन्फ़िगरेशन चेक करना, और कॉन्फ़िगरेशन भी फर्स्ट सिस्टम चल रहा है कौन सा, R चेक करना और S चेक करना। RS चेक करना किस में हो चुका है, 2D में हो चुका है। बच्चों समझना भाई लोग, थोड़ा सा यहाँ गैप लगेगा। टॉपिक 5th उसका सेक्शन A हो चुका है इन 2D, और अब चेक करने जा रहे हैं अपन कहाँ पर, 3D में। लेकिन हमारी एक मजबूरी है, समझना भाई लोग, ताकि वो सीक्वेंस आपको इजी लगे। जो 5th का B सेक्शन है RS इन 3D, उससे पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा, इससे पहले हमें टॉपिक 6 नंबर पहले पढ़ना पड़ेगा, ताकि वो वहाँ पर आपको काम आ जाए। क्यों, सुनना थोड़ा सा। अभी 3D के बारे में ज़्यादा बोलूँगा, पढ़ा हुआ नहीं है इसलिए समझ में नहीं आएगा, कनेक्ट नहीं हो पाओगे आप बात से। लेकिन हल्की सी एक बात से कोशिश करना, जैसे आप कल चेक कर रहे थे कि 2D में जो आपकी 4th प्रायोरिटी है वो कहाँ पर होनी चाहिए, वर्टिकल पर। ये कंडीशन है, 4th मस्ट बी प्रेजेंट एट वर्टिकल। और ना हो तो 2D में एक ऐसा ट्रिक, ऐसा जुगाड़ बना जिससे बच्चे का क्वेश्चन आर पार लगता चला गया। तो सभी टीचर ने, सभी कोचिंग ने वहाँ उसको अडॉप्ट कर लिया, और बच्चे उसको आराम से क्वेश्चन करके आ जाते हैं कि अगर 2D में कायरल सेंटर है और 4th प्रायोरिटी बच्चे को कहाँ पर चाहिए थी, वर्टिकल पर, और वर्टिकल पर ना हो तो जो आंसर आए ना उसका इन्वर्ट कर दो। अगर आंसर R आ रहा है तो S करके आ जाओ, और S आ रहा है तो R करके आ जाओ, ठीक ना। 2D के अंदर ये ट्रिक, ये जुगाड़ बिना कंसेप्ट के आर पार लग जाता है, बच्चे का काम चल जाता है, टाइम वहां बच जाता है। लेकिन 3D के अंदर जैसे यहाँ वर्टिकल के गाने गा रहे हैं, अब आपको सुनना स्टार्ट करना चाहिए। 2 मिनट बाकी तो पूरा प्रूव करेंगे। 3D के अंदर जो 4th प्रायोरिटी है, ठीक है ना, कहाँ पर होनी चाहिए, डैश लाइन पर। डैश लाइन पर होगी तो ही बच्चा उस कायरल सेंटर को R या S चेक करने की कंडीशन में होगा। और अगर वो डैश लाइन पर नहीं है, समझ रहे हो, तो 2D की तरह आंसर इन्वर्ट करके वहां जुगाड़ नहीं चलेगा। कुछ जगह चल जाता है, कुछ जगह नहीं चलता, आर पार नहीं बच्चा क्वेश्चन कर पाएगा। इसलिए वहां ट्रिक से, जुगाड़ से पार नहीं पड़ेगी। 3D के अंदर या तो 4th प्रायोरिटी डैश लाइन पर हो, और डैश लाइन पर नहीं हो तो उसको डैश लाइन पर लाना पड़ेगा। गिवन कायरल सेंटर को छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, वहां पर कुछ इंटरचेंज करने पड़ेंगे, और कायरल सेंटर पर इंटरचेंज करने से उस पर क्या इफेक्ट आता है ये टॉपिक बच्चे को पहले से पता होना चाहिए। तो नंबर 6 टॉपिक हेडिंग करेंगे, इंटरचेंज एट कायरल सेंटर। नंबर 6 करके लिखो, इंटरचेंज कहां पर कर रहे हो, कायरल सेंटर पर। तो किसी कायरल सेंटर पर कुछ चेंज करने से क्या इफेक्ट आएगा, ये अपना टारगेट है, इंटरचेंज एट कायरल सेंटर। यस बेटा जी, मैं बोलूं और आप मानो या नोट कर लो, उससे कुछ पार नहीं पड़ेगी। आप टॉपिक में मेरे साथ रहेंगे और आप खुद फील करें, जो फील करें उसी को नोट्स में लिखें। इसलिए आप थोड़ा सा हेडिंग दे करके और एक कायरल सेंटर बना लो, कोई सा भी, छोटा मोटा जैसा भी, F, CL, BR और I। अब सुनना भाई लोग, मैंने कल आपसे कहा था कि पूरा का पूरा ऑप्टिकल मेन कोर पार्ट
ऑप्टिकल का मेन पार्ट स्टार्ट होगा टॉपिक नंबर 7 से, ठीक है। ये सारी तैयारी मेन ऑप्टिकल में एंटर होने के लिए है, लेकिन मेन जो रहेगा कि वो कि बच्चा आरएस चेक करना उसको आता है या नहीं आता। जो 3D वाला मामला है वो जेई के अंदर और जेई में भी एडवांस के अंदर बहुत ज़्यादा आता है। नीट और जेई मेन में ज़्यादा मामला किससे बनता है? 2D से। तो आपको 3D में अच्छे से आए या ना आए, साफ कह रहा हूँ, आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2D के अंदर जैसे ही झट से कायरल सेंटर आपके सामने आए तुरंत आपकी आदत लग जानी चाहिए उसका आर या एस चेक करना, कहे ना कहे इतना सारा काम चलेगा कि लोग बाग तो क्या है कि ऑप्टिकल को ये आर एस को ही ऑप्टिकल मान लेते हैं, इसी में उलझे रह जाते हैं, जबकि आर एस ऑप्टिकल पढ़ने के लिए ABCD है। इसलिए मैंने 2D की प्रैक्टिस रुकवा दी, क्योंकि आगे सारा प्रैक्टिस किसकी चलेगी? टॉपिक ही किसकी दम पर चलेगा? 2D की दम पर। देखो टॉपिक 6 चल रहा है, लेकिन अभी भी आपको क्या चेक करना पड़ेगा? RS, ठीक है। तो आप सब बच्चे लग के इसका झट से, ठीक है कि नहीं, करो बेटा जी, सब बच्चे करो, नोट करो, लिखो और सब करें भाई लोग। जिनको आता है उनको तो आता ही है, जिनको नहीं आता उनको जरूर आना चाहिए भाई। चलो अब आप बताते चलेंगे, टॉपिक पूरा आपकी दम पर चलेगा, मैं तो आप जैसा कहेंगे वैसा लिखता चलूंगा बस। यस बेटा जी, बहुत सिंपल सिंपल बातें आपके रिवीजन के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, बोलते जाएं बार 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 बार, अच्छा लगेगा। सारा सिंपल लाइन से है, गिवन कायरल सेंटर और जो क्रॉसिंग पॉइंट है वो कायरल सेंटर होता है। सिंपल लाइन से है तो गिवन कायरल सेंटर 2D में 3D में 2D में, और 2D में आरएस चेक करना आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? यस बोलिए, क्या लिखूं? कॉन्फ़िगरेशन आर लिखूं एस लिखूं? पक्का लिख दूं क्या? सबके आर आ रहा है क्या? ये कायरल सेंटर है। अब इस पर हम कुछ कलाकारी कर रहे हैं, जो काम स्टार्ट टॉपिक है इस पर कुछ इंटरचेंज कर रहे हैं। इंटरचेंज पहली बार फर्स्ट इंटरचेंज कर रहे हैं। कैसा कर रहे हैं कि फ्लोरीन को क्लोरीन की जगह और क्लोरीन को फ्लोरीन की जगह। एक बार मैं बना देता हूं, मेरे साथ हेल्प कर दो मेरी। यस, आयोडीन यहाँ का यहाँ है, ब्रोमीन यहाँ का यहाँ है, फ्लोरीन यहाँ चला गया और क्लोरीन यहाँ आ गया। रटना नहीं है बिल्कुल भी, जैसे जैसे काम चलता चले आप साथ चलते चलें। आपने अभी एक चेंज किया है, कौन सा चेंज किया आपने? फर्स्ट चेंज किया है। फर्स्ट अगर नंबर के हिसाब से कहें तो ये जो 1 नंबर है ये इवन नंबर है या ओड नंबर है? ओड नंबर है। आपने इस कायरल सेंटर पर इवन चेंज किया है या ओड चेंज किया है? ओड चेंज। ओड चेंज कर देने के बाद में रिजल्ट क्या मिलेगा यहाँ पता पड़ जाएगा। दूसरा कायरल सेंटर बनाओ, चेक करो, बनाओ और बना के नोटबुक में करना भी है, इसको बनाओ और बना के सब बच्चे बताओ क्या लिखूं। बोलो बेटा जी, लिख दूं क्या? यस भाई, यस। इसके बाद में फिर आप कौन सा चेंज कर लो? आप सेकंड चेंज कर लो, मतलब 2 नंबर ओड होगा या इवन होगा? इवन चेंज होगा। और आप किस में चेंज कर लो? ये चेंज कर लो, फ्लोरीन को ब्रोमीन की जगह और ब्रोमीन को फ्लोरीन की जगह। और कायरल सेंटर जो बन रहा है उसको बनाओ। देखो क्लोरीन यहाँ का यहाँ है, आयोडीन यहाँ का यहाँ है, ब्रोमीन यहाँ पर आ गया और फ्लोरीन यहाँ पर चला गया। सिंपल लाइन से है, सारे 2D में है और जो लाइन क्रॉस कर रही है वो क्रॉसिंग पॉइंट कायरल सेंटर है। बहुत सिंपल है बेटा जी, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत छोटी क्लास से आप ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, 11 से तो आती है। बोलिए बच्चों, क्या लिखूं इसका? यूं हौला क्यों बोल रहे हो? कुछ बच्चों के आ रहा है, सबके आ रहा है? सब बच्चे बोलो बेटा जी, यहाँ मुझे क्या लिखना है? यस। अब आप है ना इसको घर पर थोड़ी सी जगह छोड़ देना, आप इसको काफ़ी सारा करते रहना, 3rd 4th 5th 6th 7 और मेरी बात को चेक भी कर लेना जितना भी है ना। लेकिन अपन बस कंसेप्ट यहीं से बना रहे हैं। यस बेटा जी, क्या था सबसे पहले? कॉन्फ़िगरेशन आर, और आर पर जब आपने ओड चेंज किया तो आर क्या हो गया? एस में चला गया। यहाँ थोड़ा सा फिजिक्स में जाना पड़ेगा। फिजिक्स के अंदर आपके लाइट वाली फिजिक्स है, रे ऑप्टिक्स,
ठीक है, उसमें पूरा मामला लाइट का ही चलता है, ऑप्टिक में भी लाइट का ही है, तो यहाँ थोड़ा सा आप बराबर हेल्प करना। आर एस बने रहो, एस था और एस पर जब आपने और चेंज कर दिया तो यस बेटा जी ये था, इसमें आपने ओड चेंज किया, ओड चेंज किया तो आर क्या हो गया एस। और इसी को देखो आप फर्स्ट और सेकंड आप दोनों को काउंट कर लेंगे तो इस पर कितनी बार चेंज हो चुका है, 2 बार, 2 मतलब इवन टाइम। और इवन चेंज के बाद में देखो ये आर था और इवन चेंज के बाद वापस क्या मिल गया आपको, आर मिल गया। आप आगे भी करते रहना घर पर, इस बात को अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। कोई भी कायरल सेंटर हो, उस कायरल सेंटर पर आप जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 इस तरह के किसी भी कायरल सेंटर पर अगर आप ओड चेंज करेंगे तो कायरल सेंटर इन्वर्ट हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। बात पकड़ने लायक है, वर्ड पकड़ने लायक है। इसका मतलब आर का जस्ट इन्वर्ट कौन है, एस है, और एस का जस्ट इन्वर्ट आर है, ठीक है ना, जस्ट इन्वर्ट, ये भी वर्ड पकड़ने का है, ठीक है कि नहीं। रे ऑप्टिक्स में जाओगे वहां आप मिरर पढ़ते हो, जस्ट अपोजिट का मतलब कितने का गैप होता है, जस्ट अपोजिट का मतलब आपने उन दोनों चीजों के बीच में कितने एंगल का गैप कर दिया, 180 का। जस्ट अपोजिट का मतलब कितने का गैप होता है, 180 का। और फिजिक्स में, रे ऑप्टिक्स में, मिरर में आपने चिल्ला चिल्ला के पढ़ा है, मिरर साफ साफ कहता है कि अगर किन्हीं भी दो चीजों के बीच, मेरी बातों को चेक करना भाई लोग, सुनना ही नहीं है, एक तो सुन के मान ले, एक सुनी बात को क्रॉस चेक करे, सुनना भैया, क्योंकि फिजिक्स की बातें हैं, बहुत अच्छे से आप चेक कर सकते हैं। दो चीजों के बीच अगर आपको 180 का गैप लाना है, किसी भी चीज को जस्ट इन्वर्ट करना है, तो आप उन दोनों के बीच में क्या ठोक देते हैं, मिरर ठोक देते हैं। ऑब्जेक्ट होता है, मिरर लगा देते हैं, जस्ट इन्वर्ट उसकी इमेज बनती है, ठीक है कि नहीं। या इमेज के बीच में मिरर है तो उसका जस्ट इन्वर्ट ऑब्जेक्ट होता है। मैं साफ साफ कह रहा हूं बेटा जी, चेक करते जाना, बातों को संभालना। किसी कायरल सेंटर पर अगर ओड चेंज है तो कायरल सेंटर इन्वर्ट हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। कायरल सेंटर और उस अगले कायरल सेंटर के बीच में गैप 180 का हो जाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे आपने इन दोनों के बीच में क्या लगा दिया है, मिरर लगा दिया है। ये ऑब्जेक्ट है और मिरर से मिली हुई इसकी इमेज है, और अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये इसकी इमेज है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के जस्ट इन्वर्ट हैं। दोनों के बीच में गैप 180 का है, और 180 का गैप लाने के लिए आपके हमारे पास एक ही चीज होती है कि कहीं भी अगर 180 का गैप लाना है, किसी को भी जस्ट इन्वर्ट करना है, किसी की सजावट को, ये हम डेली सुबह सुबह मिरर में देख रहे हैं, हमारे ओरिएंटेशन को, हमारे कॉन्फ़िगरेशन को, हमारी सजावट को अगर जस्ट इन्वर्ट करना है तो हम किस में देखते हैं, मिरर में देखते हैं, हम जस्ट इन्वर्ट दिखते हैं, ठीक है जी। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो फर्स्ट और सेकंड है, इनके बीच में आपने क्या लगा दिया, मिरर लगा दिया। ये आगे के टॉपिक की तैयारी के लिए मैं इतना बोल रहा हूं। मुझे यहाँ पर इतनी ही बात बोलनी है कि कायरल सेंटर पर नंबर ऑफ चेंजेस और इंटरचेंजेस अगर ओड है तो कायरल सेंटर विल बी इन्वर्टेड, और किसी कायरल सेंटर पर अगर टोटल चेंज इवन चेंजेज हैं तो वो कायरल सेंटर एज इट यू का यू अपने कॉन्फ़िगरेशन को कांस्टेंट बनाए रहेगा। इफ नंबर ऑफ इंटरचेंजेस आर इवन देन कॉन्फ़िगरेशन विल रिमेन कांस्टेंट। तो जो काम की बात निकल के आई है वो 2 लाइन है, दोनों को नोट कर लो, लिख लो बेटा जी। ओड चेंजेस, ओड चेंजेस तो उसके आगे डैश करके क्या लिख लेंगे, उसका रिजल्ट, कि ओड चेंज में रिजल्ट क्या मिलेगा, ओड चेंजेस तो क्या कह दोगे, विल बी इन्वर्टेड, कायरल सेंटर विल बी इन्वर्टेड, इन्वर्ट हो जाएगा। और सेकंड लाइन आप खुद लिख दो, इवन चेंजेस विल रिमेन सेम, विल रिमेन कांस्टेंट, यू का यू बना रहेगा, आर आर में रहेगा, एस एस में रहेगा। ओके, इसके बाद अपना 5th जो टॉपिक चल रहा था आर एस चेक करना, उसका सेक्शन ए था इन 2D, और 5th का सेक्शन बी अब किस में चेक करेंगे, इन 3D। यस बेटा जी, वापस से लिखो 5th बी 3D में।
अब 3D की क्या थ्योरी है आपको पता है बेटा जी। थ्योरी अपन हमेशा क्वेश्चन के थ्रू बनाते हैं। तो एक कायरल सेंटर सेट करते हैं और उसको किस में लेते हैं, 3D में, मतलब डैश वैश सेट कर देते हैं। लिख लो भाई लोग, आयोडीन, यहाँ पर ब्रोमीन, यहाँ पर क्लोरीन सपोज, और यहाँ पर फ्लोरीन। ये कायरल सेंटर है। क्वेश्चन वाले ने सीधा सट क्वेश्चन पूछा है कि इसका R कॉन्फ़िगरेशन है या S। कायरल सेंटर दिया, उसके बाद उस कायरल सेंटर से सारी बातें बच्चा खुद करेगा। वो इतना ही कहेगा चेक कीजिए R है या S। तो बच्चा सबसे पहले कायरल सेंटर से बात करेगा कि आप 2D में है या 3D में, क्योंकि 2D में 2D की कंसेप्ट लगेंगे, 3D में 3D के कंसेप्ट लगेंगे। इसके बाद में आप जानते ही हैं, अभी किया ही है कई बार, तो अभी किया जस्ट 6 में। तो करो देखिए इसको एक बार। चाहे कायरल सेंटर 3D में दिया हो, चाहे बेटा जी 2D में दिया हो, उस कायरल सेंटर पर 4 डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होंगे। उनको CIP रूल के अकॉर्डिंग प्रायोरिटीज तो वहां भी देनी पड़ती थी, अभी तक दे ही रहे थे आप इंटरचेंज कर करके, और प्रायोरिटी अभी भी देनी पड़ेगी। कंसेप्ट में जो डिफरेंस है वो आगे होगा, इसलिए आप सब बच्चे प्रायोरिटीज दे दो, मेरी हेल्प कर दो। इसको कितनी मिलेगी बेटा जी, बोलो ना भाई लोग। आयोडीन को कितना दें, फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको सेकंड, इसको थर्ड, और इसको फोर्थ। यस बेटा जी, देखते जाओ आप 2D से 3D को बराबर कंपेयर करते जाओ। हर क्वेश्चन में 2D रिवाइज हो जाएगा, 3D कंपेयर होके सेट हो जाएगा। अभी आपने 2-3 बार तो अभी किया है, टॉपिक 6 में इंटरचेंज किया, तब 3 बार तो वो सिंपल लाइन से था, 2D में था, या डैश वेज आ गया 3D में है। आपने जैसे 2D का मालूम चला, बढ़ते सबसे पहले प्रायोरिटीज दी। इसके बाद में जो डिफरेंस स्टार्ट होता है, अब स्टार्ट होता है, बच्चा वहां चेक करता था कि 4th वर्टिकल पर है या नहीं है। यस बेटा जी, बच्चा यहाँ चेक करेगा, वर्टिकल के बजाय कौन सी लाइन आ गई है, डैश लाइन, बच्चा चेक करेगा। मैंने वहां भी आपको बोला था कि प्रायोरिटीज आते ही 4th को पकड़ के बैठ जाओ। जैसे बच्चे के सामने कायरल सेंटर था, बच्चे ने कायरल सेंटर को देखा, कहा डैश वेज का लोचा है, 3D है, 4 डिफरेंट ग्रुप है, CIP रूल से प्रायोरिटीज दे दूंगा। जैसे ही 4th प्रायोरिटी मिली, बच्चा किसके पास बैठ गया, 4th प्रायोरिटी। और 4th प्रायोरिटी से बात करनी है कि आप डैश पर हैं या नहीं है। वहां वर्टिकल पर होनी चाहिए थी, वर्टिकल पर था मामला केस फर्स्ट। यहां अगर 4th प्रायोरिटी डैश लाइन पर है तो केस फर्स्ट, वर्टिकल पर नहीं था केस सेकंड, डैश लाइन पर नहीं होगी केस सेकंड। ठीक है, केस सेकंड में वहां मामला उल्टा करके आंसर सेट कर दिया। यहां जब डैश लाइन पर नहीं होगा तब देखा जाएगा क्या कंसेप्ट होगा। अभी ये डैश लाइन पर है, हमें चाहिए भी कौन सी लाइन पर, डैश लाइन पर। इसके बाद में आपने कहा केस बन गया, केस फर्स्ट। केस बन जाने के बाद लास्ट का काम क्या होता है, आइज को मूव करना होता है फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड। तो यस बेटा जी, आइज को मूव करिए, फर्स्ट से सेकंड पर चल रहे हैं और सेकंड से थर्ड पर चल रहे हैं। किस तरह से रोटेट कर रही है आइज, बोलो भाई लोग, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। केस फर्स्ट, केस सेकंड है, केस फर्स्ट डैश लाइन पर है, केस फर्स्ट में क्लॉकवाइज R, एंटी क्लॉकवाइज S। तो गिवन कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या लिख दोगे, S लिख दो जी। अब आपने इस क्वेश्चन के करते समय जो सीखा, जो किया, वही अपनी थ्योरी होती है। तो थोड़ी सी थ्योरी नोट कर लो बेटा जी, लिखो, लिख लो बेटा जी। फर्स्ट पॉइंट आपने क्या किया, बोलो। कायरल सेंटर पर प्रेजेंट जो 4 डिफरेंट ग्रुप थे, इनको CIP रूल से क्या दिया आपने, प्रायोरिटीज दी। तो दे दो बेटा जी, लिख दो, all 4 different group which are present at chiral center, will be given
प्रायोरिटीज। लिखने वाले काम में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा करो, क्योंकि लिखने वाला काम मैं आपसे ही करवाता हूँ। आज जो किया है तो टक टक लिख दो आपने क्या किया है। कायरल सेंटर पर जो 4 डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है, इनको CIP रूल के अकॉर्डिंग आपने क्या दिए, प्रायोरिटीज दिए। ऑल 4 डिफरेंट ग्रुप विच आर प्रेजेंट एट कायरल सेंटर विल बी गिवन प्रायोरिटीज अकॉर्डिंग टू CIP रूल। ओके, इसके बाद में आपने क्या चेक किया, 4th को चेक किया, और 4th को चेक करके बेटा जी यस आपने क्या बना लिया, केस। कौन से केस में आपने इसको डील किया है, केस फर्स्ट। और केस फर्स्ट कब बना, जब आपका कहां पर है, 4th इज ऑन डैश लाइन। ये लिख लो बेटा कि अगर 4th डैश लाइन पर हो तो केस फर्स्ट बना लेंगे। और केस फर्स्ट में यस बेटा जी वो का वही कंसेप्ट है, आईज को मूव किया फर्स्ट टू सेकंड और सेकंड टू थर्ड। अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो आंसर आर। और यस बेटा जी अगर फर्स्ट टू सेकंड और सेकंड टू थर्ड एंटी क्लॉकवाइज तो आंसर विल बी एस। ठीक है बच्चों। 2D के बाद किस में आ गए आप, 3D में। करें क्वेश्चन और चलो। केस फर्स्ट कब, बोलो, जब 4th प्रायोरिटी कहां पर मिले, डैश लाइन पर। पेज के टॉप पर नोट करके लिख लो, इन 3D ये रूल है, इन 3D 4th प्रायोरिटी मस्ट बी प्रेजेंट एट डैश 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 लाइन। इन 3D 4th प्रायोरिटी मस्ट बी प्रेजेंट एट डैश लाइन। और क्वेश्चन कीजिए। चलो, बिल्कुल जीरो से ऑल वाले कायरल सेंटर से बात करते हुए कि आप 3D में हैं, आप 2D में हैं, ठीक है नहीं, कैसे क्या आंसर आएगा, पक्का आएगा भाई। अच्छे से कर लो, सब बच्चों का आंसर मैच होना चाहिए। कुछ हमारे जैसे एक आध दो भाई का नहीं हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ, लेकिन ज़्यादातर बच्चा कोचिंग में, ज़्यादातर बचा रहा हूँ भाई, कुछ लोग शौक मौज के लिए भी आते हैं, ठीक है कि नहीं भाई लोग, लेकिन ज़्यादातर बच्चा कोचिंग में सिलेक्शन के लिए आता है, तो ज़्यादातर बच्चों का आंसर मैच करना चाहिए। कुछ एक आध दो हमारे जैसे सुपर इंटरनेशनल बर्बाद, क्योंकि बेटा जिनको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, घर में बहुत सारा बापू ने पहले से ही सिस्टम सेट कर रखा होता है, तो उसको केवल खर्च करना होता है, क्यों भाई लोग। लेकिन ज़्यादातर बच्चे और फैमिलीज बहुत काम सही चलता है, तो उन लोगों के लिए मेरे भाई सिलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्यों बच्चों। या सभी मेरे जैसे हो, ऐसा नहीं है, हमारे डिपार्टमेंट में नंबर बहुत कम मिलता है। हाँ, खोपड़ा हमारा भी चलता था, ठीक है कि नहीं है, और पढ़ाई भी की ऐसी बात नहीं है कि हाँ कि बिल्कुल सोच लो अरे वाह क्या बात है, ठीक है नहीं, बिल्कुल बर्बाद होकर के भी टीचर बन गया तो ये भी अच्छी बात है, ये काम तो हम भी कर ही लेंगे कम से कम, ठीक है ना। लेकिन चलो खैर, वो हमारी आदत है बेटा जी उल्टा बोलने की। अब ऐसे अपन को मज़ा आता नहीं, खुद की जब तक खुद इंसल्ट नहीं हो थोड़ी बहुत। हाँ, ये ऐसे कहूँ बच्चों, आई एम तोप सिंह, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चीर सिंह, चीर देंगे, खीर कर देंगे, क्या क्या है। हेलो बच्चों, यस मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए इसका। चलो यस बेटा जी, कुछ कुछ दिखने लगा है डैश वैश। 2D में 3D में, चाहे 2D में हो चाहे 3D में हो, 4 डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होंगे तभी वो कायरल सेंटर होगा। तो उन 4 डिफरेंट ग्रुप को कौन से रूल के अकॉर्डिंग, CIP रूल के अकॉर्डिंग क्या करनी पड़ेगी, प्रायोरिटीज देनी पड़ेगी। किसको कितनी प्रायोरिटी दे बताते जाओ, इसको कितनी मिलेगी 4th, और इसको
सेकंड, और इसको थर्ड, और इसको फर्स्ट। ओके, जैसे प्रायोरिटीज आप डिसाइड कर दें किसको पकड़ के बैठना होता है, फोर्थ को। वहां भी आप फोर से बात करते थे वर्टिकल पर है या हॉरिजॉन्टल पर, आज बातें कर रहे हैं डैश पर है या नहीं है। डैश पर है तो केस फर्स्ट, डैश पर नहीं होगा तो केस सेकंड। केस सेकंड में केस सेकंड जाने, अभी तक हमने कितना सीखा है, केस फर्स्ट, ठीक है कि नहीं। व्यास बेटा जी बोलो, फोर्थ कहां पर है, डैश पर है तो केस फर्स्ट है, और केस फर्स्ट है तो क्लॉकवाइज आर, एंटी क्लॉकवाइज एस। अब आंखों को घुमा दो, और आंखों को घुमाने में तो एक्सपर्ट हो आप बच्चों। आंखों को घुमाए, अब बच्चा गड़बड़ कर रहा है कि सर आंखों को घुमा तो देता, लेकिन ये पहले और दूसरे के बीच में ये फोर्थ कहां से आ गया, ठीक है। ये अपन ने कल चिल्ला चिल्ला के बोला है, फोर्थ का काम केस देना, इसके बाद में आप फोर्थ को भूल जाओ। अगर फर्स्ट और सेकंड के बीच या सेकंड और थर्ड के बीच फोर्थ आता है, जब आप आईज को मूव कर रहे हैं उस समय आप इसको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो इससे टेंशन लोगे क्या ना, फर्स्ट टू सेकंड और सेकंड टू थर्ड कैसे घूम रहे हो। हाँ, कुछ बच्चे तो ये वाइज में ही घूम जाते हैं, ठीक है कि नहीं, हमारे जैसे। हाँ, कई बार हमसे हो जाता है लोचा। यस बेटा जी, कौन सा वाइज है ये, तो आंसर ये ऑल क्यों बोल रहे हो, ठीक है, मर गए क्या। यस बेटा जी, सेट मामला के सेकंड। के सेकंड कब बनेगा, फोर्थ इज नॉट एट डैश लाइन, जब डैश लाइन पर ना हो। तो इसको थोड़ा सा और एक बार हल्का सा यूं एक्टिव करके अच्छे से बैठ के इसको समझ लो, सेट हो जाएगा मामला। चलो बेटा जी, चलो छेड़ो इसको। देखें जितना सीखा है अभी कभी क्लास में ही छेड़ा है 3D को, अब तक जितना सीखा है उतना इसमें लगा दो। आंसर आए नहीं आए आगे की बात है। मजा आएगा। जो टॉपिक अपन ने 6 किया है बीच में, उसका फायदा लो, उसका फायदा लेना ही पड़ेगा, तभी किया अपन ने। चलो बेटा जी, इतना तो सब बताओगे, बताते भी रहो साथ साथ। 2D में 3D में 3D में। और जो फोर्थ प्रायोरिटी है वो डैश लाइन पर है नहीं है। डैश लाइन पर होती तो कोई दिक्कत होती क्या, डैश लाइन पर होती तो कुछ नहीं होता, क्लॉकवाइज आर, एंटी क्लॉकवाइज एस। लेकिन आज डैश लाइन पर नहीं है, और रूल है, आपने लिखा है पेज के टॉप पर कि 3D के अंदर उसी कायरल सेंटर को हम चेक कर पाएंगे जिस कायरल सेंटर में फोर्थ प्रायोरिटी। सो मत यार बच्चों प्लीज यार भाई यार, फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर होनी चाहिए, डैश लाइन पर होनी चाहिए। जहां होनी चाहिए वहां मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं है, जहां चाहिए वहां नहीं है तो गड़बड़ है। तो उस गड़बड़ को कैसे सलटाया जाए, तो मिल के सलटाएंगे। आओ ना बच्चों। यस भाई लोग, ठीक है, कहां पर क्या है मामला। चलो पहले तो प्रायोरिटी डिसाइड करवाओ, बोलो इसकी कितनी, 1, इसकी 4, इसकी 2, इसकी 3। 2D में 3D में 3D में फोर्थ कहां पर है रे, यहां पर है। फोर्थ को होना कहां चाहिए था रे, यहां पर, ठीक है कि नहीं है। इसका मतलब केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते। 3D में साफ साफ सुनते जाएं, नोट बंद कर दो, कुछ नोट करा ही नहीं रहा। 3D में कायरल सेंटर को तभी आप चेक कर पाएंगे, वही कायरल सेंटर चेक करने के लायक होता है जिसमें फोर्थ डैश पर होती है। और डैश पर अगर नहीं है तो हमारी मजबूरी है, इसको डैश पर लाना पड़ेगा। और यस, बहुत सिंपल अप्रोच है बच्चों। यस भाई लोग,
तुझे कहाँ होना चाहिए, डैश पर, तो तू तो चल डैश पर, और तू कहाँ पर आ जा, यहाँ आ जा। यस, जब फोर्थ प्रायोरिटी, बाद में नोट करना बेटा जी प्लीज, जब फोर्थ प्रायोरिटी डैश लाइन पर ना हो तो हमें उस कायरल सेंटर पर एक इंटरचेंज करना पड़ेगा, और इंटरचेंज भी किसके बीच में, फोर्थ एंड डैश। वन इंटरचेंज मस्ट बी डन बिटवीन फोर्थ एंड डैश लाइन, ठीक है कि नहीं। आपको फोर्थ को कहां पर लेके जाना है, डैश लाइन पर, तो आपका टारगेट है कि आप डैश पर चलो, तो आप डैश वाला मामला कहां पर आ जाओ, फोर्थ पर आ जाओ। और एक इंटरचेंज के बाद इस कायरल सेंटर की क्या हालत रहेगी, यस बेटा जी बोलते जाना, बराबर सब बच्चे बोलना। यहां पर क्या लिखूं, बोलो ना यार, यहाँ पर आयोडीन, यहाँ पर क्या लिखूं, क्लोरीन, यहाँ पर क्या लिखूं, ब्रोमीन, और यहाँ पर क्या लिखूं, फ्लोरीन। इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट, इसकी थर्ड, इसकी सेकंड, इसकी फोर्थ। यस, एक मिनट आप इसको भूल जाओ एक बार के लिए। क्वेश्चन वाले ने आपको ये दिया है, चेक इसको करना है, लेकिन ये चेक करने के लायक नहीं था, इसको आप भूल जाओ। इसको पहले चेक करने के लायक बना रहे हैं आप, इसको भूल जाओ। अब आप इसको देखो, ये चेक करने के लायक है कि नहीं है। यस, इसमें बेटा जी फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर है, डैश लाइन पर है, डैश लाइन पर है, तो वो चेक हो सकता है। उसको बनाओ और चेक करो तो सही, बना लिया, बिल्कुल। अभी आंसर, अभी पूरा, थोड़ी सी देर रुको आप, 2 मिनट और रुको, फिर सारे डाउट क्लियर हो जाए एक बार, क्योंकि पूरा जो रिजल्ट है ना, पूरा एक्सप्लेनेशन बाकी है। अभी अपन बीच में चल रहे हैं। बन गया, यस बेटा जी। इसका आंसर आप बता दो मुझे, बोलो भाई लोग, क्या लिखूं, चेक तो किया है क्या यार, पक्का, यस लिख दूं, आर। यस बेटा जी, आंसर किसका है अभी आपके पास, आंसर उसका है जिसका आंसर जो क्वेश्चन में था ही नहीं, समझते जाए भाई लोग, ठीक है कि नहीं है। आंसर इसका करके आना था, उसका करके आना था, इसका दिया क्या था, ये हमने बिना बात उसको क्यों बनाया, मजबूरी थी हमारी, ये चेक करने के लायक नहीं था। क्यों नहीं था, फोर्थ डैश पर नहीं था, फोर्थ को कहां पर लेके गए, डैश पर, तो जो डैश पर था वो जगह खाली कहां पर हुई है, फोर्थ पर, वहां पर लेके आ गए। कायरल सेंटर पर आपने कुछ चेंज किया है, और कितनी बार चेंज किया है, बोलो भाई कितना इंटरचेंज किया है, एक इंटरचेंज किया है। एक मतलब इवन या ओड, बोलते जाएं, लेकिन कंसेप्ट आपके साथ होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं। किसी कायरल सेंटर पर प्लीज, अभी आपने जो 6 पॉइंट पढ़ा है, किसी कायरल सेंटर पर इवन चेंज करें तो कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है, और ओड चेंज के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा वो पहले वाले का जस्ट इन्वर्ट मिलता है। मैं एक बात कह सकता हूं, मेरी बात को चेक करना, एक चेंज के बाद, ओड चेंज के बाद आर है, तो ओड चेंज से पहले कैसा था तू, एस था, किसका लाना था, इसका, आ गया ना, इसलिए वो इंटरचेंज का कंसेप्ट पहले सीखा है। यस बेटा जी, अब ओवरऑल सीख लो। यस, अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश लाइन पर ना हो तो लानी तो पड़ेगी, और लाने के लिए कायरल सेंटर पर एक ही इंटरचेंज करना है। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट बेटा जी 2D में भी मैं कल बोल रहा था, अब मेरी बात अच्छे से समझ में आएगी। आप 12th में एनसीईआरटी में बड़ा सब्जेक्टिव पढ़ के आए हो कि अगर 2D में, बराबर सुने, कंपैरेटिव 2D में फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पर ना हो और यहाँ डैश लाइन पर ना हो, तो वहां वर्टिकल पर लानी होती है और यहाँ डैश लाइन पर लानी होती है।
लानी है, कुछ चेंज करने पड़ेंगे। लेकिन बच्चे के पास कंसेप्ट है कि जो चेंज है ना वो ओड नहीं होने चाहिए, इवन होने चाहिए। क्योंकि अगर आप वर्टिकल पर लाते समय, डैश लाइन पर लाते समय अगर आप ओड चेंज करके और चेक करके आए हो, इसका मतलब आप अपना आंसर इन्वर्ट करके आए हो। क्योंकि जिस कायरल सेंटर का जो कॉन्फ़िगरेशन आता आपने उसमें ओड चेंज करके फिर चेक किया है, आंसर जस्ट इन्वर्ट हो गया। ठीक है जी। लेकिन वर्टिकल पर लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आपको पता है ओड चेंज नहीं, कितने चेंज करने पड़ेंगे, इवन। और सबसे कम इवन कौन सा नंबर होता है, पहला इवन कौन सा नंबर होता है, 2। इसलिए कायरल सेंटर पर कितने एक्सचेंज किया करते थे, डबल एक्सचेंज मेथड। ये सब्जेक्टिव था 12th एनसीईआरटी में, 11th एनसीईआरटी में, कि अगर कायरल सेंटर में 4th प्रायोरिटी वर्टिकल पर ना हो, डैश लाइन पर ना हो, तो बच्चा वहां पर डबल एक्सचेंज किया करता था। डबल का रीजन, कोई डबल में मैजिक नहीं है, डबल का रीजन आपको मिल चुका है। डबल मतलब 2 मतलब इवन चेंज। इवन चेंज करने से उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज भी नहीं हुआ और वो चेक करने के लायक भी बन गया और बच्चा चेक करके आ गया। बेटा जी वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टाइम भरपूर है। टाइम बचाने के लिए दोनों ही केस में आपने जुगाड़ किया है। वहां आपका जुगाड़ था क्या कि आंसर इन्वर्ट कर दो, और यहाँ ये भी अप्रोच है, ये भी ठीक है जी बेटा जी। लेकिन ये आर पार लगेगी, ये कंसेप्ट भी है, अप्रोच भी है। नहीं रियल में आपको इस पर यहाँ भी कितने चेंज करनी चाहिए, कम से भी कम 2। कितने इंटरचेंज करने चाहिए, 2। लेकिन 2 चेंज करने में एक तो बच्चा वो 2 चेंज में ही उलझ सकता है और 2 चेंज करने में टाइम भी लगेगा। इसलिए आप केवल कितना चेंज कर लें, 1 चेंज कर लें। लेकिन 1 चेंज करने के बाद ये जरूर आप रखें कि 1 चेंज करने के बाद अगर आर आता है तो चेंज से पहले वाला जो आपका टारगेट है उसका क्या करके आना, एस। और 1 चेंज के बाद अगर यहाँ आपका एस होता तो इसका आंसर क्या जाता, आर। क्योंकि ओड चेंज के बाद कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट होता है, इसका मतलब आर इस चेंज से पहले कैसा था, एस था। और आपको चेक किसका करना था, इसका करना था, चेक हो गया। ठीक है भाई लोग। तो ये आपका 2D हुआ, 3D हुआ। इसके बाद में प्रैक्टिस में ज़्यादा यहाँ इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि पूरी ऑप्टिकल इसी बात पर आगे चलेगी कि बच्चे को आर और एस चेक करना आता है या नहीं आता। तो प्रैक्टिस डेली चलेगी आगे। अच्छे से पूरे मन से बढ़िया यूं कंसंट्रेट होकर मेन ऑप्टिकल में एंटर हो रहे हैं अपन। एकदम बहुत हैप्पी एंट्री हो तो नए पेज पर अच्छे से हेडिंग करो, नंबर 7। और मेन ऑप्टिकल है कोर पार्ट, टॉपिक नंबर 7। हेडिंग लिख देता हूं मैं। वैसे तो मैं हेडिंग भी आपसे पूछता लेकिन कुछ बच्चे परेशान होते। इनैंशियोमर। अब आप एकदम मस्त रहें, आपने जो टॉपिक 6 तक जो सीखा है उसी को लगाना है, नई चीज कुछ नहीं है। चले बच्चों, इनैंशियोमर क्या है क्या नहीं है, थ्योरी कुछ नहीं आती अपन को, एक कायरल सेंटर बना हुआ। चलो कायरल सेंटर ए, काम करना पड़ेगा, छोटे छोटे काम। और अब तक जो भी बातें बोली हैं वो सब आपको रिवाइज भी होंगी, चेक भी कर सकते हैं आप मेरी बातों को कि मैंने सही बोला गलत बोला। यस, कायरल सेंटर ए बना लें। और मैं कह रहा हूं वैसे वैसे चलना है बच्चों। कायरल सेंटर ए बना करके सबसे पहला काम इसका IUPAC लिख दें। सबसे पहला काम IUPAC लिखो। देखें छोटे छोटे काम करते चलोगे पूरा टॉपिक आपका होता चला जाएगा। चलो यस बेटा जी, सबसे पहले तो आपने इसका क्या लिखा है, IUPAC लिखा है। उधर बी बनाओ और बी को बनाते बी का भी IUPAC लिखो। कुछ पूछूंगा मैं, दोनों का IUPAC लिख दो, टक से आता है। दोनों की IUPAC लिख करके दोनों की IUPAC को कंपेयर करो। बेटा जी मैं आपको साथ लेके चल रहा हूं। अब क्या है कि जो बच्चे क्लास में काम करने से जिनको दिक्कत आती है उनको दिक्कत रहेगी हमारी क्लास में।
मैं डायरेक्ट 2 लाइन की थ्योरी लिखा दूं, एक एग्जाम्पल करा दूं, उससे आप टॉपिक फील नहीं करोगे। पूरा टॉपिक आप खुद तैयार कर रहे हो, हल्ला हल्ला पूरा टॉपिक आपका हो जाएगा। इसलिए दोनों की IUPAC लिख देनी है, दोनों की IUPAC डिफर है, सेम है। लिखी है क्या आपने? दोनों की IUPAC सेम है। इस बात से आपके दिमाग में एक बात और चल रही है, बहुत पहले से कॉमन नेम से मैं पीछे पढ़ा हूं बेटा जी, बार बार पेज के टॉप पर बार बार बोला था कि अगर 2 कंपाउंड की IUPAC सेम आ रही है, इसका मतलब उनमें स्ट्रक्चर का कोई डिफरेंस नहीं है। IUPAC नेम सेम, स्ट्रक्चर सेम। IUPAC नेम डिफर होता तो इनकी स्ट्रक्चर में कोई न कोई डिफरेंस होता, साइड चेन का, पेरेंटल चेन का, फंक्शनल ग्रुप का, बॉन्ड का, पोजीशन का, लेकिन उतनी की उतनी PC है, ठीक है कि नहीं है? वही फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी वहीं पर है। और कुछ जाने या नहीं जाने, लेकिन IUPAC नेम सेम आने से बच्चा बी कॉन्फिडेंट खुद से बात कर रहा है कि यार A और B में स्ट्रक्चर का कोई डिफरेंस नहीं है, स्ट्रक्चर सेम है और स्ट्रक्चर का डिफरेंस नहीं है। तो A और B क्या होंगे वो आगे देखा जाएगा, लेकिन A और B एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर तो नहीं है। इसके बाद में देखते जाना बेटा जी। यस, क्या A के अंदर आओ आप बराबर, क्या A में कहीं कोई कायरल सेंटर है क्या? कहां पर है? लिख दो स्टार। यस बेटा जी। और इसमें भी कितना कायरल सेंटर है? 1 कायरल सेंटर है। ओके, और आना बेटा जी। यस, 2D में 3D में, 2D में 3D में बराबर बने रहना। इन दोनों का IUPAC नेम, स्ट्रक्चर, ये दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर तो नहीं है। अगर इन दोनों के बीच में आइसोमेरिज्म भी अगर होगी तो किसकी हो सकती है? स्टीरियो वाली हो सकती है, स्ट्रक्चरल तो नहीं है। यस, स्टीरियो में भी कितने पार्ट हैं? 3, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल और कन्फर्मर्स। उनमें से भी कौन से टाइप का आइसोमर है? कायरल सेंटर आते ही बच्चे को डाउट होने लगा है कि किसका पार्ट बनेगा? ऑप्टिकल का। किसका पार्ट बनेगा? ऑप्टिकल का। लेकिन कंफर्म नहीं है अभी कंफर्म नहीं है, कंफर्म करेंगे। यस बेटा जी। अगर A और B में देखते जाना, लिखना कुछ नहीं, सुनना, चेक करना। A और B में डिफरेंस मिला तो OH और H की सजावट का, OH इधर सजा हुआ है, OH का ओरिएंटेशन इधर है, OH का कॉन्फ़िगरेशन इस साइड है। और यस बेटा जी देखते जाना भाई लोग, OH यहां से इस प्लेन के चिपका हुआ है, इस प्लेन से यूं 90 चल के आया और फिर 90 से फिर 90 चल के आया। OH इधर था, यहाँ OH इधर है। OH का जो सजावट है, OH का जो ओरिएंटेशन है, OH का जो कॉन्फ़िगरेशन है, वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस ओनली एंड ओनली ओरिएंटेशन का है, कॉन्फ़िगरेशन का है। इन दोनों में डिफरेंस किस बात का? OH के कॉन्फ़िगरेशन का। जैसा डिफरेंस, आपका डायलॉग था कि 2 मॉलिक्यूल के बीच जैसा डिफरेंस होता है वो वैसे आइसोमर होते हैं। कल मैंने एक बात बोली थी, बीच में अगर पकड़ी हो तो, ये दोनों किस बात का डिफरेंस रखते हैं? कॉन्फ़िगरेशन का। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर? कॉन्फ़िगरेशनल। और कॉन्फ़िगरेशनल में कितनी क्लास है? ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल। अगर डबल बॉन्ड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का ऐसा कोई लोचा होता तो ये किसका पार्ट होता? ज्योमेट्रिकल का। कायरल सेंटर का लोचा है, किसका पार्ट है? ऑप्टिकल का। ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर हो सकते हैं। ओके, IUPAC नेम लिख लिया आपने। आपसे मैंने अभी तक एक ही काम करा है, पैरेलल चलेगा दोनों। फर्स्ट IUPAC, सेकंड काम आप ये कर रहे हैं, इस मॉलिक्यूल को चेक करें और सेकंड नंबर आपको तैयार करना है कि गिवन मॉलिक्यूल A इज सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। बोलो भाई लोग, जब अपन रेडिकल पढ़ रहे थे, आज भी याद आ रहा है, पहली बार जब पेंटाइल के रेडिकल पढ़ रहे थे, सेकेंडरी पेंटाइल, एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल, वही मैंने सारा कुछ तैयार कराया था। और मैंने एक बात कही थी, आपने नोट भी की थी, मानी भी थी। कितने कायरल सेंटर है टोटल?
ओनली सिंगल कायरल सेंटर है, ओनली सिंगल कायरल सेंटर है। और आपने कहा था ठोक बजा करके किसी मॉलिक्यूल में ओनली एंड ओनली सिंगल कायरल सेंटर हो तो वो मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक होता है, उसमें सिमेट्री का कहीं दूर दूर तक कोई चांस नहीं होता। आपका नोट था अगर याद आए तो, सिंगल कायरल सेंटर हैविंग मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिक एसिमेट्रिक कायरल एंड ऑप्टिकली एक्टिव ऑलवेज एंड ऑलवेज। कहीं कोई डाउट नहीं है, सिंगल कायरल सेंटर है, सिमेट्री आ ही नहीं सकती, सिमेट्रिक नहीं एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक का दूसरा नेम कायरल और ऑप्टिकली एक्टिव। तो सेकंड आप यहां पर नोट करेंगे इट इज एसिमेट्रिक। करते जाए इसी तरह कंपैरेटिव। और इधर आपने जब सेकंड चीज चेक की एसिमेट्रिक, तो आप बी में भी जाएं और बी में भी चेक करें, सिमेट्रिक हो तो सिमेट्रिक लिख दो, एसिमेट्रिक हो तो एसिमेट्रिक लिख दो। बी हाँ एसिमेट्रिक। और एक जुगाड़ बताऊं आपको, अगर किसी मॉलिक्यूल के टर्मिनल, हेलो, किसी मॉलिक्यूल के टर्मिनल अगर डिफर हैं तो उसमें आप सिमेट्री ला ही नहीं सकते। टर्मिनल डिफर है, आप इसको कैसे भी कट कर लो, लेकिन दोनों टर्मिनल डिफर है। किसी पेन के दोनों टर्मिनल डिफर है, आप कैसे भी कट करोगे वो दोनों टर्मिनल कैसे होंगे, डिफर मिलेंगे, इक्वल आप में डिवाइड कर ही नहीं सकते। तो वैसे चेक कर लेते, कैसा होगा ये एसिमेट्रिक, और वो भी कैसा है एसिमेट्रिक। अभी आपने दोनों का आईयूपीएसी चेक किया है, दोनों में आपने सिमेट्री एसिमेट्री ये चेक किया है। यस बेटा जी आंसर देना, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक। देखना बेटा जी इन्हीं चीजों से कनेक्ट होकर के जाएगा सीक्वेंस। जो एसिमेट्रिक होता है आप पक्का पक्का ठोक बजा के कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, और वो भी क्या हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। ओके, पेज के टॉप पर चलो, अपने वहां डायलॉग तैयार किए थे उसको रिपीट कर लेते हैं। एसिमेट्रिक बोले तो एक्टिव और सिमेट्रिक बोले तो इनएक्टिव। लिख लो बेटा जी, एसिमेट्रिक बोले तो ऑप्टिकली एक्टिव और सिमेट्रिक बोले तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक्टिव होने से पहले कैसा होना पड़ता है एसिमेट्रिक। ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए इसेंशियल कंडीशन मॉलिक्यूल मस्ट बी एसिमेट्रिक। जो एसिमेट्रिक होगा वो पक्का पक्का एक्टिव होगा, और अगर किसी भी कारण से सिमेट्री आ गई तो इनएक्टिव हो जाएगा। ओके, आपने 3 काम चेक कर लिए। इसके बाद चौथा काम बेटा जी, इसका कॉन्फ़िगरेशन चेक करो, आर है या एस, चेक करो। सबके आ रहा है ए का? अरे बोलो यार, लिख दूं? ए का कॉन्फ़िगरेशन एस, बी में चलो, बी का चेक करो, बोलो। चेक करने में टाइम लग रहा है क्या? बी का बोलो भाई लोगों, कैसे शून्य हो रहे यार भाई लोग। टॉपिक को अपना बनाने के लिए उस पर टूट के पढ़ना होता है यार भाई, टक टक। आईयूपीएसी नेम क्लियर, एसिमेट्रिक सिमेट्रिक क्लियर, ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव क्लियर। यस, किस में दिया गया आपको, 3D में 2D में? 2D में। 2D में आरएस चेक करना आता ही है, उसका रिवीजन ही तो हो रहा है। हो गया चेक? यस। अब इसके बाद में और एक काम मैं करवा रहा हूं, आना बच्चों। भैया रे, दोनों के दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर हो सकते हैं क्या? क्यों नहीं? क्यों नहीं? आईयूपीएसी नेम सेम, स्ट्रक्चर सेम, स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं हो सकते। ये दोनों ए और बी दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल लगते हैं स्टीरियो, और ऐसे स्टीरियो, यस ऐसे स्टीरियो। नंबर 3rd पॉइंट, ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव, दोनों एक दूसरे के स्टीरियो हैं, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं। 2 चीज इकट्ठी हो चुकी है इनैंशियोमर की थ्योरी की, लेकिन मेरी आदत है टुकड़ों में स्टार्ट। दीज आर स्ट्रक्चरल और स्टीरियो, ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव। अब तीसरी चीज तैयार कर रहे हैं। यस, इस बी के इस किनारे पर आओ और इसको यू का यू सरकाओ और इसके ऊपर लापटको, ठीक है कि नहीं है? उसको यू का यू इसके ऊपर लाओ, या ऐसा कर लो इसको उसके ऊपर सरकाओ। क्या एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगे? क्या बी ए को ढक पाएगा?
क्या ए बी को ढक पाएगा? दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करते, सुपर इम्पोजेबल नहीं है। ए एंड बी आर सुपर इम्पोजेबल या नॉन सुपर इम्पोजेबल? नॉन सुपर इम्पोजेबल। यस बेटा जी, यस। अभी अभी आपने कहा था ना इन्वर्ट, मिरर, जस्ट उल्टा, वो वाली बात अब काम आएगी। आना बच्चों, यस। इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? एस। और इसका कैसा है? आर। एस का जस्ट इन्वर्ट आर होता है और आर का जस्ट इन्वर्ट एस होता है। ऐसा लग रहा है कि जब आप ए से बी पर जा रहे थे या बी से ए पर आ रहे थे तो आपने बीच में क्या लगा दिया है? मिरर लगा दिया है। तो इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? मिरर होना चाहिए। इन दोनों के बीच में कितने का गैप है? इन दोनों के बीच में कितने का गैप है? 180 का। जिनके बीच 180 का गैप होता है वो दोनों एक दूसरे के जस्ट इन्वर्ट होते हैं। और इन्वर्ट लाने के लिए बीच में क्या ठोकना पड़ता है? मिरर ठोकना पड़ता है। हेलो, आर का जस्ट इन्वर्ट और एस का जस्ट इन्वर्ट आर। यस, इन्वर्ट किया है, इसका मतलब बीच में क्या लगाया होगा? मिरर लगाया होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये इसकी इमेज है, और अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये इसकी इमेज है। दोनों एक दूसरे के इमेज हैं। और कौन सी इमेज? किससे आई इमेज? मिरर से मिली इमेज। ए और बी दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं, और तब जाके दोनों एक दूसरे के क्या हैं? इनैंशियोमर है। चार चीजें इकट्ठी करते जाना। स्ट्रक्चरल या स्टीरियो? स्टीरियो। ऑप्टिकली इनएक्टिव या एक्टिव? एक्टिव। सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल? नॉन सुपर इम्पोजेबल। और यस, मिरर इमेज। सुनते जाना, लिखना नहीं है। बच्चा कह रहा है तुम IUPAC नेम सेम, तुम स्ट्रक्चरल नहीं, तुम स्टीरियो हैं, तुम दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव हैं, तुम दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करते, नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं, और तुम दोनों एक दूसरे के जस्ट इन्वर्ट हैं। तुम दोनों के बीच में गैप 180 का है। इसका मतलब तुम दोनों मिरर से मिली इमेज हैं, तुम दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं, तब जाके तुम दोनों एक दूसरे के इनैंशियोमर हैं। ठीक है, तो क्या कहोगे? देखना, एक बार सुनना वापस से। स्ट्रक्चरल या स्टीरियो? स्टीरियो आइसोमर्स विच आर ऑप्टिकली एक्टिव एंड सुपर इम्पोजेबल। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड इनैंशियोमर। नोट, स्टीरियो isomers which are optically inactive, which are optically active and superimposable, non superimposable। mirror image of each other are called enantiomer। जो लिखा है उसको बेटा जी अंडरलाइन करो। उसमें आपको चार चीजें मिली हैं, अपने टुकड़ों में तैयार किए हैं, उसको वापस उसी स्टाइल में लिखो। मतलब कोई रामायण के रूप में नहीं लिखना, जो लिखा है वो आपको पूरी ग्रिप में होना चाहिए कि हाँ ये स्ट्रक्चरल नहीं, स्टीरियो। अंडरलाइन फर्स्ट स्टीरियो आइसोमर, सेकंड अंडरलाइन ऑप्टिकली एक्टिव। बहुत दमदार बात है, एक्टिव वर्ड को खतरनाक अंडरलाइन करो 5-6 बार। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव, नॉन सुपर इम्पोजेबल तीसरी चीज, और मिरर इमेज चौथी चीज। तब जाकर के मैं किसी का इनैंशियोमर बनूं, ठीक है कि नहीं है, या कोई मेरा इनैंशियोमर बने, इसके लिए कितनी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी? 4। स्ट्रक्चरल नहीं, स्टीरियो होना चाहिए, इनएक्टिव नहीं, एक्टिव होना चाहिए, सुपर इम्पोज ना करे, और गैप कितने का होना चाहिए? 180 का। इसके बाद फिर वापस आना भाई लोग। इनैंशियोमर का मीनिंग हो गया, लेकिन यहाँ से कुछ स्टेटमेंट के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक
ठीक है नहीं, करेक्ट इनकरेक्ट, तो स्टेटमेंट और तैयार कर ले, मतलब और थोड़ी रिलेटेड थ्योरी। आप बने रहे 5 मिनट, सारा तैयार हो जाएगा। आना बच्चों बोर्ड पर। आपने इन दोनों का IUPAC नेम लिखा, कैसा मिला? इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप कैसा है? इन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट कैसा है? यस बेटा जी, आप कहते हैं मेरे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, मतलब किसी मॉलिक्यूल का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो मेनली किस पर डिपेंड करता है? मॉलिक्यूलर वेट पर। सही कह रहा हूं बच्चों? अगर इन दोनों के मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है। AIPMT का पूछा क्वेश्चन बता रहा हूं बेटा जी, मेरे को कोई शौक नहीं आ रहा इंटेलिजेंसी झाड़ने में, लेकिन एक बार स्टेटमेंट का AIPMT नीट से पहले, इसलिए सुनते जाए, तैयार हो रहा है। फंक्शनल ग्रुप आप सबने कह रखा है कि मैं कैसी रिएक्शन करूंगा, मेरी केमिकल प्रॉपर्टी किस बात पर डिपेंड करती है? मेरे फंक्शनल ग्रुप पर। दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है, इसका मतलब केमिकल लोचा भी सेम होगा। जो इनैंसियोमर्स हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टी में सेम, केमिकल प्रॉपर्टी में सेम, IUPAC नेम में सेम, DU में सेम, मॉलिक्यूलर वेट में सेम, सब कुछ सेम। डिफरेंस ओनली एंड ओनली एक ही चीज का होता है, ओरिएंटेशन का, कॉन्फ़िगरेशन का। यहां पर कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? S, और वहां पर कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? R। यस, इधर आना बेटा जी, बराबर बने रहे। एक बार और, आपने इसको किन किन चीजों से बनाया है समझने के लिए मैं बोलता हूं कि आपने इस कायरल सेंटर को, जैसे एक बार बादाम खिलाया, फिर काजू खिलाया, फिर आपने आपको इसको पिस्ता खिलाया, फिर आपने और कोई चीज खिलाई। जिन 4 चीजों से आपने इसको ताकतवर बनाया है, जितनी ताकत आपने इसको दी है, आप देखेंगे वो की वही चीजें आपने इसको भी खिला रखी है। यस, कॉन्फ़िगरेशन होगा डिफरेंस, गैप होगा 180 का, होंगे एक दूसरे के जस्ट उल्टे, लेकिन जिन 4 चीजों को खा करके ये बना है, वही 4 चीज खा करके वो बना है। ताकत बराबर बराबर है। यस बेटा जी, आपने बहुत प्यारा वर्ड लिखा है, दोनों ऑप्टिकली। क्या मतलब है एक्टिव का? ऑप्टिकली एक्टिव। पोलरीमीटर ट्यूब एक्सपेरिमेंट टोटल आपका फिजिक्स में आप सब पढ़ते हैं। एक्टिव का मतलब लाइट को छेड़े, लाइट को रोटेट करेगा। अगर मैं लाइट को छेड़ता नहीं तो आप कहते हैं कि इनएक्टिव। मैं प्लेन पोलराइज लाइट, आपने मुझे लिया, किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, मेरा सॉल्यूशन बनाया, मुझे पोलरीमीटर ट्यूब के अंदर आपने फिल किया, और उसके अंदर फिल करके आपकी फिजिक्स की अप्रोच है निकोल प्रिज्म, जो वो रेडिएशंस को एक प्लेन में ला देता है। ठीक है नहीं है? आपने प्लेन पोलराइज लाइट, एक प्लेन वाली लाइट मेरे सॉल्यूशन से पास की, और जब वो लाइट मेरे कांटेक्ट में आई तो मैंने उस लाइट को किसी न किसी एंगल पर और किसी डायरेक्शन में रोटेट किया। मैं कितना रोटेट करूंगा और किस तरह रोटेट करूंगा, ठीक है कि नहीं? रोटेशन का मैग्नीट्यूड और रोटेशन की डायरेक्शन, ये दोनों की दोनों चीज थ्योरी से नहीं आती, ये पोलरीमीटर ट्यूब बताती है, एक्सपेरिमेंट से आती है, लैब में आती है। मैंने जितना भी रोटेट किया वो पोलरीमीटर ट्यूब के जो मीटर है, ठीक है कि नहीं, वहां पर वो रेडिएशन वो वहां पर आपका आ जाता है कि मैंने क्लॉकवाइज किया या एंटी क्लॉकवाइज, और मैंने 45 से रोटेट किया या 60 से। ये सारा एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है, लेकिन इतना जरूर है, मैं चाहे कम छेड़ूं चाहे ज्यादा छेड़ूं, आपने खुद अपने हाथों से मोहर लगाई है मेरे पर कि मैं एक्टिव हूं। इसका मतलब कितना भी छेड़ूं, किधर भी छेड़ूं, लेकिन लाइट को रोटेट करूंगा। लेकिन जैसे बच्चे ने कहा कि जितनी ताकत रोटेशन की तुझे मिली है उतना का उतना ही ताकतवर तू है, जितना रोटेट तू करेगा उतना ही रोटेट तू करेगा। लेकिन तुम दोनों में एक चीज का डिफरेंस है, तुम दोनों एक दूसरे के जस्ट उल्टे हो, तुम दोनों के बीच में गैप 180 का है। ये निश्चित है, ये तय है कि अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो आप उसका जस्ट उल्टा हो, आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज हैं तो आप क्लॉकवाइज करेंगे। समझना बच्चों, अगर यहाँ पर इसका रोटेशन थीटा मिला, आंसर आपका आना चाहिए अगर आप मन से सुन रहे हो तो। ताकत बराबर है, किस चीज की ताकत?
लाइट को रोटेट करने की। अगर यहाँ थीटा से रोटेट करता है तो ये भी थीटा से रोटेट करेगा। आप सब पढ़ के आए, इसके आगे आप प्लस माइनस लगाए करते थे। अगर सपोज इसके रोटेशन की डायरेक्शन प्लस है तो ये तय है, ये जस्ट इनवर्ट है, ये क्या करेगा, माइनस करेगा। लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है, हम नहीं कह सकते। अभी थ्योरी कर रहे हैं अपन, ये तो पोलरीमीटर ट्यूब बताती है कि डायरेक्शन प्लस है या माइनस। सपोज अगर ऐसा भी हो सकता है, अगर ये माइनस थीटा तो ये पक्का पक्का किससे करेगा, प्लस थीटा। थीटा थीटा एंगल ऑफ रोटेशन, रोटेशन करने का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है। अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा तो ये पक्का पक्का लीवो होगा। और यस बेटा जी, ऐसा भी हो सकता है, अगर ये लीवो होगा तो तय है ये फिर क्या होगा, डेक्स्ट्रो होगा। ठीक है, डायरेक्शन और थीटा ये एक्सपेरिमेंट से आता है, एक्सपेरिमेंटल है। पोलरीमीटर ट्यूब देगी कि मैं कितना रोटेट करूंगा, कैसे रोटेट करूंगा। लेकिन बच्चा थ्योरी से दो चीज पहले से डिसाइड इतना तो कर पा रहा है कि आप जितना रोटेट करेंगे आप भी रोटेट उतना ही करेंगे, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, जस्ट उल्टे हैं। आप दोनों के बीच में गैप 180 का है, आपका कॉन्फ़िगरेशन भी जस्ट उल्टा है। आप में डिफरेंस ओनली एंड ओनली, देख लो बेटा जी सारी चीज, IUPAC नेम सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम, मॉलिक्यूलर वेट सेम, DU सेम, ठीक है कि नहीं, आपका फिजिकल प्रॉपर्टी सेम, केमिकल प्रॉपर्टी सेम, और एंगल ऑफ रोटेशन भी सेम। डिफरेंस ओनली एंड ओनली एंड ओनली एंड ओनली डायरेक्शन का है। इनैंशियोमर के बीच में एक ही लाइन में सारा ताबीज हो जाएगा। इनैंशियोमर्स का जब आप सारी प्रॉपर्टी 100 प्रॉपर्टी ए की और 100 प्रॉपर्टी बी की लेकर आप 1 by 1 कंपेयर करोगे तो 99 चीज आपको सेम मिलेगी, बस एक ही जगह डिफरेंस मिलेगा, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में। तो हम कह सकते हैं इनैंशियोमर्स आर डिफर इन ओनली एंड ओनली एंड ओनली एंड ओनली डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ PPL। प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने की डायरेक्शन में डिफर है, बाकी वो कहीं इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम, बाकी सब कुछ सेम। नोट करके लिखो बेटा जी, इनैंशियोमर्स आर डिफर इन ओनली एंड ओनली एंड ओनली। इसी तरह लिखना, ओनली ओनली कई बार, मतलब अपनी बात को बहुत जोर दे के कह रहे हैं। इनैंशियोमर्स आर डिफर इन ओनली एंड ओनली एंड ओनली एंड ओनली, आगे लास्ट में क्या लिखोगे, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ओके, नोट का सेकंड पॉइंट, ए और बी दोनों एक दूसरे के इनैंशियोमर तब बन पाए, मैंने इनैंशियोमर तब बनाया या मैं तेरा इनैंशियोमर तब बना जब मैं ऑप्टिकली एक्टिव था और बी भी ऑप्टिकली एक्टिव था। इसका मीनिंग क्या है, हेलो बच्चों, जैसे वो इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है, दो फोटो देगा, दो स्ट्रक्चर देगा A एंड B, आप इसी तरह चेक करेंगे जैसे अपन ने स्टार्टिंग से चेक किया है। अगर दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हों तब जाकर के आप चेक करेंगे इनैंशियोमर है। अगर उनमें से कोई एक भी इनएक्टिव है तो उनके बीच में कम से भी कम इनैंशियोमेरिज्म नहीं होगा, रिलेशनशिप इनैंशियोमर नहीं होगा। तो नोट का सेकंड पॉइंट आप ठोक बजा के पूरी ताकत से कह रहे हैं, इनैंशियोमर्स आर ऑप्टिकली inactive. Enantiomers are optically active always and always and always. Enantiomers are optically active always and always. ओके, अगर मैं इनएक्टिव हूं तो मैं जिंदगी में कभी भी इनैंशियोमर नहीं बना सकता, इनैंशियोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। नोट के अंदर थर्ड पॉइंट और है, तैयार कर चुके हैं, आपकी वहां पर हेल्प चाहिए, सुनना और हेल्प करना, बीच में मैं रुकूं या मेरे साथ। यस बेटा जी,
एनेंशियोमर, सुनना एक एक वर्ड को, एनेंशियोमर विल रोटेट लाइट, एनेंशियोमर विल रोटेट लाइट बाय सेम मैग्नीट्यूड इन अपोजिट डायरेक्शन। लिख लो बेटा जी, एनेंशियोमर्स विल रोटेट, enantiomers will rotate light by the same magnitude, but in opposite direction। ओके बच्चों, ये मेन ऑप्टिकल का पहला टॉपिक था एनेंशियोमर्स। ठीक है भाई।